वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फेज रूल और इस फेज रूल में यूज होने वाली या इस फेज रूल से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को, जैसे कि फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फर्स्ट पार्ट हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं फेज रूल इटसेल्फ। फेज रूल क्या है, किसने दिया था और ये किस काम आता है। तो इस कंटिन्यूएशन में जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करूंगी वो हाईलाइट करूंगी कि किस साइंटिस्ट के नाम पर इस फेज रूल का नाम पड़ा है या किस साइंटिस्ट ने इस फेज रूल को के बारे में बताया था। तो दैट मीन्स दिस रूल वॉज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे, विलार्ड गिब्स। उन्हीं के नाम पर इस फेज रूल को हम गिब्स फेज रूल कहते हैं। इन्होंने इस रूल को दिया था 1874 में। 1874 में। सो दिस रूल वॉज गिवन बाय विलार्ड गिब्स इन 1874। अब इस रूल के स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स को डिस्कस करूंगी, जो टर्म्स हम इस फेज रूल में और उससे रिलेटेड टर्म्स में कंसीडर करते हैं। तो दो चीजें हमारे पास होती हैं। सबसे पहली टर्म जो मैं डिस्कस कर रही हूं दैट इज सिस्टम, और दूसरी टर्म जो मैं डिस्कस करूंगी वो है इक्विलिब्रियम। तो पहले सिस्टम को समझते हैं। फेज रूल के अकॉर्डिंग हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहले टाइप का सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम। और जो सेकेंड टाइप का सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं केमिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम। अब ये फिजिकल सिस्टम और केमिकल सिस्टम है क्या? किसी भी तरीके का कोई चेंज फिजिकल बेसिस पर होना या केमिकल रिएक्शन की हेल्प से होना, उसको हम कहते हैं फिजिकल या केमिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल सिस्टम में हम कंसिडर कर सकते हैं कोई भी फिजिकल स्टेट कन्वर्जन। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि कोई स्टेट कन्वर्जन है, उस फिजिकल स्टेट कन्वर्जन को हम फिजिकल सिस्टम की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जिस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक सॉल्यूट होगा। इस सॉल्यूट को हम किसके साथ डिसॉल्व करेंगे? इस सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट के साथ। तो दैट मीन्स हमारे पास सॉल्यूट है, हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एक सॉल्यूशन। तो ये जो चेंज हुआ दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। स्टेट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक फिजिकल स्टेट का दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होना, उसको हम कह रहे हैं स्टेट कन्वर्जन। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन का प्रोसीड होना। हमारे पास कुछ रिएक्टेंट हो और ये रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो? ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो प्रोडक्ट की फॉर्म में। या मान लीजिए हमारे पास, मैंने कंसिडर किया ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट मिलकर बनाए प्रोडक्ट P1 और P2। एक प्रोडक्ट बनाए या दो प्रोडक्ट बनाए, जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए। तो दैट मीन्स अगर किसी भी केमिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कंसीडर करते हैं उस सिस्टम को केमिकल सिस्टम की फॉर्म में। इसको हम और क्या कंसीडर कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। लेकिन अगर हम किसी भी फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल चेंज किसी सॉल्यूशन फॉर्मेशन से हो या किसी चीज की मिक्सिंग के बेसिस पर हो, उसको हम कंसीडर करते हैं फिजिकल सिस्टम की फॉर्म में। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। दैट मीन्स इस चेंज को हम फेज रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम कहते हैं, चाहे फिजिकल सिस्टम चाहे केमिकल सिस्टम। अब इसके बाद हम दूसरी टर्म जो कंसिडर कर रहे हैं इस फेज रूल के अकॉर्डिंग वो है इक्विलिब्रियम। फेज रूल को समझने के लिए हमें सिस्टम और इक्विलिब्रियम इन दोनों कंडीशंस के बारे में अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूं फिजिकल चेंज का। पहला एग्जाम्पल फॉर फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। इस सॉलिड का कन्वर्जन अगर हम कर रहे हैं लिक्विड फिजिकल स्टेट में,
और इस लिक्विड फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन हम कर रहे हैं किसी गैसियस फिजिकल स्टेट में। तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल हम किस इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे इस फिजिकल सिस्टम में या इस फिजिकल चेंज में? एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर हम ये मानकर चलें कि सॉलिड और लिक्विड फिजिकल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें, दीज टू फिजिकल स्टेट्स कैन एग्जिस्ट और वी कैन से कैन को एग्जिस्ट, तो उस को एग्जिस्टेंस की कंडीशन को हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऐसे ही अगर मैं कहूँ लिक्विड और गैसियस फिजिकल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें तो उसको हम कंसीडर करेंगे द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या किसी पर्टिकुलर फिजिकल फैक्टर्स की प्रेजेंस में अगर ये तीनों फिजिकल स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें तो दैट मीन्स जो भी कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट एक साथ प्रेजेंट होने को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस इक्विलिब्रियम को हम कंसीडर करें किसी केमिकल चेंज के लिए, उससे पहले सॉलिड लिक्विड गैस को मैं एक और एग्जांपल की फॉर्म में मेंशन कर देती हूँ। मान लिया हमारे पास है आइस, जब हम इस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाटर, और इसको जब हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वेपर। तो जब हम आइस का कन्वर्जन वाटर में करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आइस एक साथ डिसअपियर होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए। जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस भी एग्जिस्ट करती है और वाटर भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट मीन्स दीज टू फिजिकल स्टेट्स आर इन कोएग्जिस्टेंस या आर इन इक्विलिब्रियम। सेम ऐसे ही अगर हम वाटर और वेपर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर भी एग्जिस्ट करेगा और वेपर भी एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। अगर इसी को हम किसी केमिकल सिस्टम के लिए कंसीडर करें, दैट मीन्स फॉर केमिकल चेंज और वी कैन से केमिकल सिस्टम, तो केमिकल सिस्टम में कोएग्जिस्टेंस किस तरीके से होगा? केमिकल सिस्टम के लिए अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, एक दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, दीज आर द रिएक्टेंट्स, तो इस प्रोडक्ट का कन्वर्जन ऐसा नहीं होगा कि 100% रिएक्टेंट एक साथ 100% प्रोडक्ट की फॉर्म में बदल जाएगा। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इनिशियल लेवल पर रिएक्टेंट हमारे पास 100% है और प्रोडक्ट हमारे पास 0% है जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा और रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये परसेंटेज यहाँ से कम होती जाएगी। मान लीजिए ये हो गई 80%, तो प्रोडक्ट होगा हमारे पास 20% एट द सेम टाइम। तो दैट मीन्स एक ही सेम ड्यूरेशन में, एक ही सेम कंडीशन में हमारे पास रिएक्टेंट भी होंगे और उसके साथ साथ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो एक से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल स्टेट या एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर सिस्टम और इक्विलिब्रियम ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने फेज रूल के स्टेटमेंट की तरफ। तो फिर से मैं फेज रूल हेडिंग डाल रही हूं यहां पर। फेज रूल के स्टेटमेंट की तरफ पढ़ेंगे। ऊपर हमने देखा कि फेज रूल को एक साइंटिस्ट विलार्ड गिब्स ने दिया था इन 1874। सो अकॉर्डिंग टू द फेज रूल, प्रोवाइडेड द इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी नंबर ऑफ फेजेस। फेजेस का क्या मतलब है? फिजिकल स्टेट। इट इज कंसिडर्ड एज फिजिकल स्टेट is not influenced by gravity, electrical, magnetic force or by surface action and only by temperature, pressure and concentration। तो पहले यहां तक के स्टेटमेंट को समझते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फेज रूल के अकॉर्डिंग, किसी भी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम चाहे फिजिकल चेंज का हो चाहे केमिकल चेंज का हो, उस इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ फेज, दैट मीन्स नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं या एक जनरल लैंग्वेज में कहूं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। किसका? ना तो ग्रेविटी का, ना इलेक्ट्रिकल फोर्स का, ना मैग्नेटिक फोर्स का, ना सरफेस एक्शन का। इनमें से किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इनके अलावा अगर हम किसी और फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता।
केवल और केवल किसका इफेक्ट होता है नंबर ऑफ फेजेस पर? नंबर ऑफ फेजेस पर इफेक्ट होता है केवल टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का। तो क्या मतलब हुआ, किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं, चाहे फिजिकल सिस्टम चाहे केमिकल सिस्टम, उस सिस्टम में नंबर ऑफ फेज यानी एक साथ को एग्जिस्टेंस में कितनी फेज रह सकती हैं, 1, 2 या 3, वो नंबर ऑफ फेज किस पर डिपेंड करता है? केवल 3 फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, विच इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इन 3 फिजिकल फैक्टर्स के अलावा किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ फेजेस पर कोई दूसरा फिजिकल फैक्टर इफेक्ट नहीं डालता है। अब इस रिलेशन को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल इक्वेशन। तो फेज रूल इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या होती है। अकॉर्डिंग टू फेज रूल इक्वेशन F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ये है गिब्स फेज रूल इक्वेशन जो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जाती है और फेज रूल पर 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। इसकी टर्म्स को डिफाइन करते हैं, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। हालांकि हमने डेफिनेशन में भी मेंशन की हैं ये सारी टर्म्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैपिटल C इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इनको अभी हम समझेंगे वन बाय वन। एंड P इज नंबर ऑफ फेजेस, P इज नंबर ऑफ फेजेस। ये 3 टर्म्स हमारे पास हैं। तो हमने फेज रूल को यहां पर समझा। अब इसके आगे हम वन बाय वन इन 3 डिफरेंट टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फेज से। पहले समझेंगे फेज, फिर समझेंगे कंपोनेंट, फिर समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। बट फेज रूल हमें क्लियर होना चाहिए कि फेज रूल हमें ये बता रहा है कि किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नंबर ऑफ फेज होंगी वो केवल 3 फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इन तीनों टर्म्स को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आई होप आप सबको फेज रूल अच्छे से समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।